चलो, तो आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, और जो पहला लेक्चर हमारा है, हम इसके अंदर आरसीसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन से यहाँ पे बात करते हैं। तो हमारा जो ब्रांच है, अगर मैं ब्रांच की बात करूं, सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग में जो आप टोटल सब्जेक्ट पढ़ते हो, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, तो टोटल आपके सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होता है, कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो पार्ट होता है, उसके अंदर आप क्या करते हो। ठीक है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो आपका पार्ट होता है, इस पार्ट के अंदर मेनली हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। क्लियर? मेनली हमारे पास क्या होते हैं? दो ऑप्शंस होते हैं। अब वो दो ऑप्शन क्या होते हैं वो समझो आप। ठीक है, जो पहला ऑप्शन हमारे पास होता है, उस ऑप्शन में आप क्या करते हो? एनालिसिस करते हो। क्या करते हो आप? एनालिसिस करते हो। और दूसरा जो हमारे पास पार्ट होता है, उस दूसरे पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं? हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो मेनली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर हमारे दो पार्ट यहाँ पे होते हैं जो हम पढ़ते हैं जनरली। एनालिसिस पार्ट हम पढ़ते हैं और डिजाइन पार्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपने पढ़े होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो एनालिसिस आपने कहां पे पढ़ा हुआ है? अगर मैं एनालिसिस की बात करता हूं, तो एनालिसिस आपने कहां पे पढ़ा हुआ है? तो एनालिसिस हम पढ़ते हैं कहां पर? तो हम एनालिसिस को पढ़ते हैं, पहला सब्जेक्ट जो हमारा होता है सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्या होता है हमारा? स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, एक तो सॉम पढ़ा होगा और दूसरा आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्लियर? तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर आप क्या करते हो? पूरा का पूरा एनालिसिस करते हो। अच्छा, ये एनालिसिस आपने जो किया होगा, वो कैसे किया होगा? क्लियर? तो इस एनालिसिस को करने के लिए हम क्या यूज करते थे? हम यूज करते थे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्या करते थे हम? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करते थे। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपने यूज की हैं सॉम के अंदर। क्लियर? इसके अंदर, सॉम के अंदर, सॉम के अंदर जनरली आपने डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को क्या किया हुआ है? एनालिसिस किया हुआ है। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी आपका वही कहलाता है कि विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आप उसको एनालिसिस कर लो, तो वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो जहां पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपकी अप्लाई नहीं होती है, इसकी हेल्प से आप एनालिसिस नहीं कर पाते हो, तो वो हमारा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाता है, जो आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हो, टॉस के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो फिर अगर मैं टॉस की यहाँ पे बात करूं, तो टॉस के अंदर आपने क्या यूज किया है? टॉस के अंदर आपने यूज किया है कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, आपने क्या किया हुआ है? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशंस का यूज किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो इसके अलावा आप एनर्जी इक्वेशंस का भी यूज करते हो। ठीक है, ये बेसिक अपन पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ा है, उसके अंदर आपने एनालिसिस पार्ट पढ़ा है, डिजाइनिंग पार्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो एनालिसिस मैंने जैसे आपको बताया है कि एनालिसिस में आपने सॉम सब्जेक्ट पढ़ा था, स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट पढ़ा था, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो आपका सब्जेक्ट होता है, और
एनालिसिस आपने किया था विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस और एनर्जी इक्वेशंस। इन इक्वेशंस की हेल्प से आपने ये एनालिसिस पार्ट पढ़ा हुआ, ठीक है, आया इतना समझ में? ठीक है, अब अपन यहाँ पे आगे बात करते हैं डिजाइनिंग की। इसकी बात करते हैं आगे, अपन यहाँ पे बात करेंगे डिजाइनिंग की। तो डिजाइनिंग में अगर मैं बात करूं तो डिजाइनिंग में क्या है, देखो डिजाइनिंग के अंदर आपने क्या पढ़ा था? डिजाइनिंग के अंदर आपने पढ़ा था, सबसे पहले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो डिजाइनिंग में आपने पढ़ा था आरसीसी। क्या पढ़ा था आपने? आरसीसी आपने पढ़ा, ठीक है। आरसीसी के बाद अगर मैं बात करूं तो आरसीसी के बाद आपने पढ़ा था पीएससी। पीएससी मतलब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, क्लियर? पीएससी आपका सब्जेक्ट होता है, क्लियर? मतलब आरसीसी का ही पार्ट हो गया है, मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है स्टील स्ट्रक्चर, क्लियर? आपने क्या पढ़ा हुआ है? स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। तो ये जो तीन सब्जेक्ट आपके हैं ये आप डिजाइन में पढ़ते हो और ये दो सब्जेक्ट आप एनालिसिस में पढ़ते हो, क्लियर? तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि भाई ये एनालिसिस आपने किया है तो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम आपने किया है, कॉम्पैटिबिलिटी आपने किया हुआ है, एनर्जी इक्वेशंस का यूज किया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है या फिर स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है या फिर मुझे पीएससी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो मैं कैसे डिजाइन करूंगा, क्लियर? मैं कैसे डिजाइन करूंगा? तो हमारे कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम डिजाइन करते हैं। अगर मैं क्वालिटी पैरामीटर की यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहला जो आपका आ जाता है पैरामीटर वो आ जाता है सेफ्टी। भाई जो भी स्ट्रक्चर आप डिजाइन करोगे उसकी आपको सेफ्टी यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्लियर? सेफ्टी के अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए तो नेक्स्ट आपका आता है सर्विसेबिलिटी। क्या आपका आता है? सर्विसेबिलिटी आपका आता है, ठीक है। सर्विसेबिलिटी आप चेक करोगे, सर्विसेबिलिटी के साथ साथ आपको क्या देखना पड़ेगा? उस स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी आपको देखना पड़ेगा, क्लियर? क्या देखना पड़ेगा आपको? ड्यूरेबिलिटी आपको देखना पड़ेगा। ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करें तो साथ ही साथ आपको उसको इकोनॉमी भी देखनी पड़ेगी कि भाई जो स्ट्रक्चर आपने डिजाइन किया हुआ है वो इकोनॉमिक है या नहीं है, क्लियर? इन सारी चीजों को छोड़कर आजकल अगर देखा जा रहा है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो भाई अपने स्ट्रक्चर को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, क्लियर? तो आपको क्या देखना पड़ेगा? एस्थेटिक भी उसका देखना पड़ेगा। आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको एस्थेटिक भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एनालिसिस का पार्ट आपका हो गया, डिजाइन का पार्ट हो गया। डिजाइन में आपका आरसीसी, पीएससी और स्टील की बात करते हैं और इन पैरामीटर्स पे आपको वो स्ट्रक्चर्स को क्या करना है? डिजाइन करना है, सेफ्टी देखना है, सर्विसेबिलिटी देखना है, ड्यूरेबिलिटी देखना है, इकोनॉमी देखना है, एस्थेटिक आपको देखना है। एनालिसिस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपका सब्जेक्ट हो चुका है, सॉम हो गया आपका, टॉस हो गया, तो एनालिसिस वाला पार्ट आपने पढ़ लिया है। और डिजाइन में भी आपका स्टील स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट की आरसीसी की, क्लियर? और साथ ही साथ ये पैरामीटर्स को भी समझेंगे कि सेफ्टी के अंदर अपने को क्या देखना होता है, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो भाई जो आपका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई अगर लोडिंग आ रही है, क्या आ रही है? लोडिंग आ रही है, तो भाई उस इंटेंडेड लोडिंग जो एक्ट होगी आपके स्ट्रक्चर पे, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोलैप्स नहीं होना चाहिए, यही तो उसकी सेफ्टी होगी। अगर कोलैप्स हो गया मतलब आपका स्ट्रक्चर सेफ नहीं। सर्विसेबिलिटी की अगर बात की जाए तो सर्विसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो जब स्ट्रक्चर अपनी सर्विस लाइफ देता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप सेटिस्फाई होना चाहिए उस सर्विस से। आपने जिस पर्पज के लिए बनाया हुआ है, क्लियर? तो सेटिस्फाई आपको होना चाहिए, क्लियर? इसकी सर्विस आपको सेटिस्फैक्टरी लगनी चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग आ लाइफ, क्लियर? जितनी भी लाइफ का वो स्ट्रक्चर आपका है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि भाई यहाँ पर सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो आप लॉन्ग लाइफ की यहाँ पे बात करते हो कि कितने सालों तक आपका ये स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमी की मैं बात करूं तो इकोनॉमी मतलब कि सस्ता,
क्लियर। अब सस्ते का मतलब ये नहीं है कि आप सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है। इनमें से किसी से भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और उसके बाद भी आपको अपना स्ट्रक्चर क्या बनाना है, इकोनॉमिक आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं एस्थेटिक की बात करूं तो एस्थेटिक का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि भाई बहुत अच्छा दिखना चाहिए आपका स्ट्रक्चर, क्लियर। लुक्स अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं सस्ता बनाने के चक्कर में आपने उसके लुक्स ही बिगाड़ दिए, ठीक है। तो ये बेसिक पैरामीटर्स थे जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। एक एक करके अपन इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी में मैंने आपको क्या बोला है, एनी स्ट्रक्चर शुड नॉट कोलैप्स, एनी structure should not collapse, should not collapse when it is subjected, when it is, when it is subjected to intended loading, to intended loading, क्लियर। कोई भी लोडिंग अगर इसके ऊपर आ रही है तो कोलैप्स नहीं होना चाहिए। डेट में कम ऑन, लोडिंग कब आएगी, डेट में कम ऑन इट्स, कम ऑन इट, इट्स नहीं, कम ऑन इट्स, इट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, इट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। ये हो गया आपका पॉइंट किसका, सेफ्टी का, ठीक है। यही आपको बताया था भाई, स्ट्रक्चर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या नहीं होना चाहिए, हमारा कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सर्विसिबिलिटी की। सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी स्ट्रक्चर आपका है वो सेटिस्फैक्ट्री सर्विस आपको प्रोवाइड करना चाहिए, क्लियर। तो सर्विसिबिलिटी में अपन क्या लिखेंगे, एनी स्ट्रक्चर शुड गिव, एनी स्ट्रक्चर should give, any structure should give its service satisfactory, its service satisfactory along with safety, क्लियर। ऐसा नहीं है सर्विस सेटिस्फैक्ट्री के चक्कर में सेफ्टी आप भूल जाओ, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा ना कि भाई मारुति की गाड़ियां आती हैं, किसी की भी 5 स्टार एनकैप रेटिंग नहीं आती है, ठीक है, फिर भी अच्छा दिखता है, माइलेज अच्छा है, ठीक है, तो अपन ले लेते हैं, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो आपने देखा होगा एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, पूरा टीन का डब्बा जो आपका है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, पिचक जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही है, इसलिए आजकल टाटा पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि सेफ्टी भी मिल रही है और थोड़ा बहुत टाटा जो है लुक्स पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो गया, एनी स्ट्रक्चर शुड गिव इट्स सर्विस सेटिस्फैक्ट्री अलोंग विथ सेफ्टी, अलोंग विथ सेफ्टी, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ, ड्यूरिंग इट्स
लाइफ, जितने सालों के लिए आपने इसको डिजाइन किया हुआ है। क्लियर? लाइफ फॉर विच इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, फॉर इट वॉज, फॉर विच इट वॉज, फॉर विच इट वॉज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ये आपका सर्विसिबिलिटी हो गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, चल ड्यूरेबिलिटी के अंदर मैंने आपको क्या बताया हुआ है? हाँ, ड्यूरेबिलिटी में मैंने क्या बताया था? लॉन्ग लाइफ की अपन ने बात की थी, स्ट्रक्चर की लॉन्ग लाइफ क्या होती है, ड्यूरेबल कितना है, कितनी लाइफ स्पान इसका है, ये आपका ड्यूरेबिलिटी होता है। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी को अपन लिखते हैं, a structure should sustain, a structure should a structure should sustain loading for which, loading for which, sustain loading for which it was designed, for which it was designed, and should performed well, and should performed well, अच्छा परफॉर्म करना चाहिए आपका। क्लियर? किसके साथ? विथ सेफ्टी। क्लियर? आप सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं होगी, साथ ही साथ किसकी बात करेंगे अपन? सर्विसिबिलिटी की। एंड सर्विसिबिलिटी अप टू इट्स होल लाइफ। देखो, जो ड्यूरेबिलिटी आपकी होती है ना, तो बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी या बिना सर्विसिबिलिटी के उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्लियर? इसका क्या नहीं रह जाता है? कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ड्यूरेबिलिटी विदाउट सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी विदाउट सर्विसिबिलिटी, विदाउट सर्विसिबिलिटी और लेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और लेस margin of safety, less margin of safety has no meaning, has no meaning, इसका कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब ड्यूरेबिलिटी के बाद क्या आता है आपका? इकोनॉमी। भाई ये सब तो आपने देख लिया। इकोनॉमी, इकोनॉमिक भी तो आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाँ, स्ट्रक्चर आपका इकोनॉमिक भी तो होना चाहिए, इकोनॉमिक भी तो आपको देखना है। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे?
डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर की अगर हम डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो आपका क्या होना चाहिए, शुड बी इकोनॉमिकल, शुड बी इकोनॉमिकल। क्लियर। अब इसका मतलब ये है कि भाई इकोनॉमिकल के चक्कर में आप जो सेफ्टी है, सर्विसेबिलिटी है, जो ड्यूरेबिलिटी है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है कि जिससे आप इकोनॉमिकल अपने स्ट्रक्चर को बना सकते हो, मतलब सीधा सीधा मैं बात बोलूं तो कॉस्ट कटिंग आप कहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोल सकते हो विदाउट इफेक्टिंग सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है एस्थेटिक। क्लियर। क्या आता है, एस्थेटिक। ठीक है। एस्थेटिक की अगर बात की जाए तो एस्थेटिक मतलब आपका स्ट्रक्चर अच्छा दिखना चाहिए, तो आज के समय में एस्थेटिक आपका बहुत इंपोर्टेंट हो गया है। क्लियर। तो एस्थेटिक ऑफ स्ट्रक्चर, एस्थेटिक ऑफ स्ट्रक्चर, देखो चाहे छोटा घर बनाओ या बड़ा घर बनाओ या फिर कोई मेजर स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, तो एस्थेटिक बहुत इंपोर्टेंट है। इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, is also important nowadays। आज के समय में एस्थेटिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी पीपल्स यहाँ पे खर्च करते हैं बेटर एस्थेटिक के लिए। क्लियर। तो इवन विथ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, even with extra expenditure, people opt for better aesthetic। ठीक है। अच्छे लुक्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर ये सारे पॉइंट में कंसीडर करूं, जैसे डिजाइनिंग की अपन बात कर रहे हैं ना, तो डिजाइनिंग में ये सारे पॉइंट है। तो मान लो एक आरसीसी स्ट्रक्चर को ही अपन लेते हैं और उसके अंदर अपन एक बीम की डिजाइन करते हैं। क्लियर। तो एग्जांपल अपन यहाँ पे लेते हैं, कंसीडरिंग अ बीम। अगर एक बीम को कंसीडर किया जाए और जितने भी ये पैरामीटर आपने पढ़े हैं, इन पैरामीटर्स पे आप इसको क्या करो, डिजाइन करो। तो क्या क्या करोगे आप सबसे पहले, ठीक है, समझना। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे सेफ्टी की। ठीक है। तो अगर मुझे बीम की डिजाइन करना है और बीम के अंदर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेफ्टी की। तो सेफ्टी की मैं बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बीम में रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर। मैं क्या करूंगा, मैं रेनफोर्समेंट इसके अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। तो भाई अगर कोई लोडिंग वगैरह आएगी तो ये उसको रेजिस्ट कर लेगी। ठीक है। तो रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था सर्विसिबिलिटी।
और सर्विसेबिलिटी की जब अपन बात करेंगे तो मतलब सेटिस्फैक्टरी सर्विस आपको मिलना चाहिए। क्लियर? तो सर्विसेबिलिटी में आप क्या करोगे, देखो अभी अपने को आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सर्विसेबिलिटी का मतलब ये है कि एक हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन होता है, एक हमारा डबली रेनफोर्स सेक्शन होता है। तो हम सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की जगह डबली रेनफोर्स सेक्शन को क्या कर लें, एडॉप्ट कर लें, जिससे हम सेक्शन की डेप्थ को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्विसेबिलिटी में मैं क्या बोल दूंगा, डबली रेनफोर्स सेक्शन इंस्टेड ऑफ डबली reinforced section instead of singly reinforced section, singly reinforced section। क्लियर? इससे फायदा क्या हुआ, टू रिड्यूस डेप्थ ऑफ सेक्शन, टू रिड्यूस डेप्थ ऑफ सेक्शन। ठीक है भाई, सर्विसेबिलिटी का पॉइंट अपना यहां पे हो गया है। नेक्स्ट क्या आता है, ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए आप क्या करोगे, तो ड्यूरेबिलिटी की जब भी बात आएगी तो रेनफोर्समेंट आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ड्यूरेबिलिटी में अपन क्या चीजें करते हैं कि जैसे जो बीम आप यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो उसके अंदर नॉमिनल कवर आप प्रोवाइड करा दोगे। ठीक है, एक तो कवर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, दूसरा जो मटेरियल इसके अंदर लगा रहे हो तो उसमें आप सिलेक्शन ऑफ मटेरियल का सिलेक्शन आप कर रहे हो तो उसके बेसिस पे भी आप ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स ड्यूरेबिलिटी में। इकोनॉमी की अगर बात की जाए, इसकी बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए कि अब अपने को ये जो बीम है उसको इकोनॉमिक बनाना है। मैंने बोला था कि इकोनॉमिक बनाना है तो आप सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप, आप यहां पे मोनोलिथिक कास्टिंग करो। आप क्या करोगे, मोनोलिथिक कास्टिंग आप करोगे। मोनोलिथिक कास्टिंग का मतलब ये होता है कि बीम एंड स्लैब की आपको एक साथ कास्टिंग करना। ठीक है, ठीक है, मोनोलिथिक कास्टिंग आपको करना है, मोनोलिथिक कास्टिंग ऑफ बीम एंड स्लैब। बीम एंड स्लैब, ठीक है, बीम और स्लैब की आप मोनोलिथिक कास्टिंग करो। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा क्या, वो हमारा क्या आता है, वो आता है हमारा एस्थेटिक। और एस्थेटिक की अगर मैं बात करूं तो एस्थेटिक में आप बीम की सुंदरता को कैसे बढ़ा सकते हो। तो जो रेक्टेंगुलर सेक्शन आप प्रोवाइड करा रहे हो उस रेक्टेंगुलर सेक्शन में आप हल्का सा राउंड सेक्शन प्रोवाइड करा दो तो थोड़ा सा आपको वो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। क्लियर? तो आप क्या बोल सकते हो, हाफ राउंड सेक्शन प्रोवाइड करा दो आप यहाँ पे, हाफ राउंड सेक्शन, हाफ राउंड सेक्शन इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। क्लियर? इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन आपने क्या कर दिया है, हाफ राउंड सेक्शन यहां पे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपका था यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर जो अपन ने देखा यहाँ पे
कि भाई डिजाइन की बात कर ली है, सेफ्टी, सर्विसेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमिक और एस्थेटिक। क्लियर। अब अपन अपने जो सब्जेक्ट है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, उसकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्लियर, इसको करेंगे डिस्कस, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को। सीमेंट सीमेंट कंक्रीट, और कौन सा अपन बात कर रहे हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पीसीसी। क्या कहलाता है पीसीसी, पता होगा आप सभी को। हमारा जो सीमेंट कंक्रीट होता है ये मिक्स होता है बाइंडिंग मटेरियल का, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, वाटर का और एड मिक्सचर्स का। क्लियर। और ये आपके एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपका होना चाहिए। कंक्रीट क्या होता है आपका, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट आपने लिया, सैंड आपने ली, एग्रीगेट आपने लिया, वाटर आपने लिया, एडमिक्सचर्स आपने लिए, एक सुटेबल प्रोपोर्शन के अंदर आपने इसको मिक्स कर दिया। सुटेबल प्रोपोर्शन इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्लियर, क्योंकि आपको यहाँ पे डिजायर्ड स्ट्रेंथ, या फिर मैं ये बोलूं कि आपको जो प्रॉपर्टी है कंक्रीट की वो चाहिए, डिजायर्ड प्रॉपर्टी आपको चाहिए, तो एक सुटेबल प्रोपोर्शन में आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कितना भी डालते जाओ मिक्स करके बना दो कंक्रीट बन गया। ठीक है, एक सुटेबल प्रोपोर्शन में आपको ये सारी चीजें यहाँ पर लेनी पड़ेंगी। क्लियर, तो आपका क्या बन जाएगा, कंक्रीट आपका बन जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, सीमेंट कंक्रीट, तो आप बोलोगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ, it is a mixture of binding material, बाइंडिंग मटेरियल में आप क्या यूज करते हो, सीमेंट। क्लियर, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल कॉमा फाइन एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट मतलब कि यहाँ पे सैंड की आप बात कर रहे हो। ठीक है, और क्या होता है आपका, कोर्स एग्रीगेट, और क्या होगा आपका, वाटर एंड एड मिक्सचर्स मतलब कि जो इसकी प्रॉपर्टी को एक्सीलरेट या फिर रिटार्ड करते हैं। ठीक है, तो एड मिक्सचर्स इन प्रॉपर प्रपोर्शन ठीक है, प्रॉपर प्रपोर्शन में क्यों मिक्स किया आपने, टू अचीव कॉन्क्रीट प्रपोर्शन, टू अचीव concrete of, clear, desired properties at fresh and hardened state। जब वो फ्रेश रहेगा तब, और जब वो हार्ड हो जाएगा तब, तो दोनों ही स्टेट में आपको जो भी डिजायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए उसके लिए आपने प्रॉपर प्रोपोर्शन में बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इन सबको मिक्स कर दिया है। क्लियर। अब आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि भाई जो हमारा सीमेंट कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है,
और टेंशन में वीक होता है। अगर मैं उस पर टेंसाइल लोड लगाता हूं तो टेंशन को वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है, बहुत वीक होता है, लेकिन कंप्रेशन में वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्लियर? तो अगला पॉइंट मैं क्या बोलूंगा कि हमारा जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन। क्लियर? कंप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बट वीक इन टेंशन, बट वीक इन टेंशन। ठीक है, टेंशन में आपका क्या होता है, वीक होता है। अब टेंशन में वीक का मतलब ये नहीं है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम है। क्लियर? मतलब स्ट्रेंथ है ही नहीं टेंशन, टेंशन में स्ट्रेंथ होती है लेकिन एज कंपेयर टू कंप्रेशन बहुत कम होती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि भाई कंक्रीट जो आपका होता है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है। क्लियर? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपका होता है वो अप्रोक्स कितना होता है, वो अप्रोक्स आपका होता है 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर? कितना होता है, 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कितना होता है, 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका होता है। ठीक है? अब देखो कंप्रेशन में स्ट्रांग है मतलब आपका जो पीसीसी होगा, सीमेंट कंक्रीट आपका होगा, वो बिटल नेचर का होगा, और बिटल नेचर का अगर होगा तो बिटल नेचर के मटेरियल में जब भी कोई लोडिंग की अपन बात करते हैं तो सडन फेल्यूर देखने को मिलता है। मतलब फेल होने के पहले आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, आपका जो स्ट्रक्चर होगा या मटेरियल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सडन फेल्यूर हो जाएगा। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे, इट हैज ब्रिटल इन नेचर, it has brittle in nature, ठीक है, which causes sudden failure, which causes sudden failure। क्लियर? जो क्या कॉज करता है, सडन फेल्यूर को कॉज करता है। तो जो सीमेंट कंक्रीट आपका है इसका ये डिसएडवांटेज हो गया। क्लियर? इसका ये क्या हो गया है, आपका डिसएडवांटेज हो गया कि भाई ब्रिटल नेचर का है तो इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, लोडिंग आई तो सडन फेल्यूर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा, सडन फेल्यूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो फिर नया मटेरियल आपका इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर? कौन सा, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मतलब RCC। अब RCC आपका क्या होता है, तो देखो अभी आपने एक बेसिक पॉइंट पढ़ा था कि हमारा जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है लेकिन टेंशन में वीक होता है। टेंशन में अगर ये वीक है तो हम क्या करें, इस सीमेंट कंक्रीट को टेंशन में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा दें। हम क्या करें, टेंशन में इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा दें। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होता है, रेनफोर्स्ड का मतलब यही होता है। रेनफोर्स्ड जनरली अपन ये समझ लेते हैं कि भाई सरिया प्रोवाइड करा दे, स्टील प्रोवाइड करा दे।
रेनफोर्स्ड का मतलब होता है कि जो भी हमारे मटेरियल का वीक पॉइंट है या वीक पार्ट है वहां पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा। अब वो स्ट्रेंथ आप प्रोवाइड करा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ स्टील बार्स। क्लियर? तो मैं यहाँ पे सिंपली रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को कैसे डिफाइन करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा इट इज अ कंक्रीट विथ रेनफोर्समेंट एम्बेडेड। क्लियर? इट इज अ कंक्रीट, क्या बोलूंगा मैं, it is a concrete, it is a concrete with reinforcement, with reinforcement, it is a concrete with reinforcement embedded in it, embedded in it। क्लियर? और मैंने क्या बोला, रेनफोर्स्ड का मतलब होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। तो मुझे अपने स्ट्रक्चर की या कंक्रीट की क्या करना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है या फिर स्ट्रक्चर की डक्टिलिटी को बढ़ाना है। तो हम इसके वीक जोन में मतलब टेंशन जोन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इसके फॉर्म में, स्टील बार्स के फॉर्म में। क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगा, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू increase the tensile, to increase the tensile strength and ductility of structure and ductility of structure, we provide reinforcement, we provide reinforcement, we provide reinforcement in the form of steel bar, in the form of स्टील बार। क्लियर? स्टील बार के फॉर्म में आप रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराओ। क्लियर? अब देखो फॉर एग्जांपल समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा एक कंक्रीट का ब्लॉक है, ठीक है, कंक्रीट का ब्लॉक है, इसके अंदर आपने ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराया है सपोज, ठीक है, तो ये रेनफोर्समेंट आपके इस कंक्रीट से क्या ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए, क्या ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए। तो मुझे क्या चाहिए कि भाई कंक्रीट और स्टील के अंदर परफेक्ट बॉन्डिंग एस्टैब्लिश्ड हो। परफेक्ट बॉन्डिंग अगर एस्टैब्लिश्ड नहीं होगी तो आपका जो स्टील है या स्टील बार है वो आपका कंक्रीट से क्या हो जाएगा, वो आपके कंक्रीट से स्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, टू प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ स्टील बार्स, तो prevent the slipping of steel bars, to prevent the slipping of steel bars, a perfect bonding, a perfect bonding is required between, is required between किसके बीच में, स्टील एंड कंक्रीट। स्टील और कंक्रीट के बीच में आपको परफेक्ट बॉन्डिंग एस्टैब्लिश यहां पे क्या करनी होगी, ठीक है।
अब कैसे करोगे आप? हाँ, परफेक्ट बॉन्डिंग आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे? हम्म, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परफेक्ट बॉन्डिंग आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे। तो द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड आपका बन रहा है वो इंश्योर होता है स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी से। किससे होता है? स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी। तो देखो यहां पे लिखते हैं अपन, द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, द bond between steel and concrete, steel and concrete ensure by strain the bond between steel and concrete ensure by strain compatibility। क्लियर? अब ये जो स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी होता है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये एक बीम है, इसके अंदर आपका कंक्रीट है और स्टील है। कोई एक पॉइंट में यहाँ पे कंसीडर करता हूं, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, तो इस पॉइंट पर कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन होगा और स्टील के अंदर जो स्ट्रेन होगा इस पॉइंट पर, वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? वो दोनों बराबर होंगे। ये होता है स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी, और इसके द्वारा ही आप स्टील और कंक्रीट के बीच की बॉन्डिंग को इंश्योर करते हो। तो डेफिनेशन में मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी क्या है? तो द स्ट्रेन एट एनी पॉइंट इन द स्टील, स्टील किसी भी पॉइंट पर, स्टील में किसी भी पॉइंट पर जो आपका स्ट्रेन आ रहा है, सेम उसी पॉइंट पर कंक्रीट के अंदर जो आपका स्ट्रेन आएगा वो इक्वल होगा। क्लियर? तो क्या लिखूंगा? सच दैट द स्ट्रेन एट एनी पॉइंट, द strain at any point, strain and any point, strain at any point in the steel, in the steel is equals to, is equal to that, is equal to that the strain in concrete, the strain in concrete, कहां पे? एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पर आपके कंक्रीट के अंदर भी जो स्ट्रेन हो वो आपका क्या हो? वो आपका सेम। ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी होता है वो क्या होता है? स्ट्रेन एट अ पॉइंट इन अ कंक्रीट इक्वल्स टू स्ट्रेन इन स्टील एट दैट पॉइंट। ठीक है? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी कहलाएगा। ठीक है? तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि सीमेंट कंक्रीट पीसीसी क्या कहलाता है, और दूसरा आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आपका क्या कहलाता है। ठीक है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? तो जल्दी से थम्स अप करें, दोनों चीजें आपको समझ में आई हैं? ठीक है? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके बाद
वो है हमारा कॉन्क्रीट मिक्स। ठीक है, ठीक है, बेसिक ही पार्ट अभी चल रहा है आपका। कंक्रीट मिक्स की अगर मैं बात करूं तो कंक्रीट मिक्स में आपके क्या होते हैं, दो टाइप के आपके मिक्स होते हैं। ठीक है, पहला जो मिक्स आपका होता है वो होता है आपका नॉमिनल मिक्स। क्या होता है आपका? नॉमिनल मिक्स आपका होता है। ठीक है, कंक्रीट मिक्स की अगर मैं बात करूं तो पहला आपका क्या होता है, नॉमिनल मिक्स होता है, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है डिजाइन मिक्स। क्लियर? नॉमिनल मिक्स होता है आपका, डिजाइन मिक्स होता है। ठीक है, मिक्स मतलब क्या, देखो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, मिक्स बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर, ये पढ़ा था ना। तो उसी मिक्स की बात कर रहे हैं कि मिक्स आप बनाते कैसे हो। तो दो तरीके के आपके होते हैं, एक होता है नॉमिनल मिक्स और दूसरा होता है आपका डिजाइन मिक्स। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं नॉमिनल मिक्स की, कि नॉमिनल मिक्स हमारा क्या होता है। तो देखो, तो नॉमिनल मिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो नॉमिनल मिक्स आपका यहाँ पे होता है ना, ये आपका क्या होता है, एक्सपीरियंस बेसिस पर आपका मिक्स बनाया गया है। किस बेसिस पे बनाया गया है? एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी इस मिक्स को बनाया गया है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोलोगे कि भाई नॉमिनल मिक्स जो आपका होता है ये क्या होता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आपका क्या होता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता है। अब यहाँ पे मटेरियल का जो सिलेक्शन होता है, प्रपोर्शन जो आपका होता है, ठीक है, कितने प्रपोर्शन में आपको लेना है, तो उसको बोला जाता है बैचिंग। क्या बोला जाता है? बैचिंग बोला जाता है। तो या तो मटेरियल को आप बाई वेट ले सकते हो, या फिर आप मटेरियल को कैसे ले सकते हो, बाई वॉल्यूम ले सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे बैचिंग में भी बाई वेट और बाई वॉल्यूम आप दोनों तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉमिनल मिक्स में आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, बैचिंग। बैचिंग का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्या होता है, प्रोपोर्शनिंग। क्लियर? कितने प्रोपोर्शन में आप मटेरियल को ले रहे हो। तो बैचिंग मे बी बाई वेट और बाई वॉल्यूम। ठीक है, या तो आप बाई वेट या फिर आप बाई वॉल्यूम कर सकते हो, लेकिन यहां पे मैं बोलूंगा कि आप बाई वेट प्रेफर करो। क्लियर? बाई वेट प्रेफरेबल। ऐसा क्यों बोला है, इसका रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉमिनल मिक्स में जो आपकी वाटर की क्वांटिटी होती है वो कोई फिक्स नहीं होती है, अपने हिसाब से ले लिया जाता है। एज पर साइट रिक्वायरमेंट, साइट पे जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने वाटर को ऐड कर दिया है। क्लियर? तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स्ड। ये क्या नहीं है आपकी, फिक्स नहीं। क्लियर? आप कैसे प्रोवाइड कराते हो, इट इज प्रोवाइडेड एज पर साइट रिक्वायरमेंट। एज पर साइट रिक्वायरमेंट आप वाटर को प्रोवाइड कराते। तो ये इतने सारे ड्रॉबैक आपने देखे हैं कि भाई एक तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, कोई भी इसका साइंटिफिक बेस नहीं है।
दूसरा बैचिंग, यहाँ पे बाई वेट बाई वॉल्यूम आप कैसे भी कर सकते हो। क्वांटिटी ऑफ वाटर आपका फिक्स नहीं है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे बोलोगे कि नॉमिनल मिक्स जो आपका होता है ये सिर्फ अलाउड होता है M5 से M20 तक। क्लियर? तो नॉमिनल मिक्स इज अलाउड, नॉमिनल मिक्स इज अलाउड फॉर M5 to M20। सिर्फ M5 से M20 तक ही आप क्या करके रखोगे, इसको अलाउ करके रखोगे। M20 के ऊपर अगर आपको कोई सा ग्रेड बनाना है तो वो नॉमिनल मिक्स के द्वारा आप नहीं बनाओगे। क्लियर? क्लियर? अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट बोला था, और नोट पॉइंट में मैंने आपको क्या बोला हुआ है, आप वो देखो यहाँ पे कि आप बाई वेट यहाँ पे प्रेफर करोगे बैचिंग को। ऐसा क्यों मैंने बोला, भाई वॉल्यूम आप क्यों नहीं लोगे? तो जैसे जो हमारे ग्रेनुलर मटेरियल होते हैं ना, तो ग्रेनुलर मटेरियल के अंदर एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू वेट, इसलिए हम बाई वेट प्रेफर करते हैं। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने एक कंक्रीट का मिक्स बनाया। क्लियर? कंक्रीट का मिक्स बनाया, मैंने बाई वेट एक बार मटेरियल को करके मिक्स बनाया, और सेम मिक्स को मैंने बाई वॉल्यूम करके बनाया, और फिर इसका मैंने कंप्रेसिव टेस्ट किया। तो बाई वेट मतलब 7 डेज में और 28 डेज में आप कंप्रेसिव टेस्ट करते हो, तो बाई वेट जो मिक्स बना था उसकी जो स्ट्रेंथ थी एज कंपेयर टू बाई वॉल्यूम जो मिक्स बना था उससे ज्यादा आई, इसलिए भी आप बाई वेट को प्रेफर करते हो। ठीक है? तो यहाँ पे एक नोट अपन लिख लेते हैं। ठीक है? याद रहेगा जिससे आपको कि बाई वेट अपन ने क्यों लिया था। क्या हो जाएगा? वेट वेचिंग बैचिंग is is most precise method most precise method clear of batching most precise method of batching then volume batching then volume batching। क्लियर? आया समझ में? since it is difficult to since it is difficult to डिफिकल्ट क्या चीज हो रही है? टू फाइंड द एग्जैक्ट वॉल्यूम फाइंड द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल। ठीक है? किस वजह से? बिकॉज ऑफ देयर वाइड्स, बिकॉज ऑफ देयर वाइड्स। ठीक है? वाइड्स के कारण। एक तो ये पॉइंट आपका हो गया है। ठीक है? दूसरा आपका नोट क्या हो जाएगा? दूसरा आपका नोट ये हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेम कंक्रीट मिक्स, कंप्रेसिव strength of same concrete mix
same concrete mix at 7 days and 28 days at 7 days and 28 days is higher for wet batching, is higher for wet batching, मतलब जो वेट बेचिंग आपने की हुई है उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? कंक्रीट मिक्स, कंक्रीट मिक्स एज कंपेयर टू वॉल्यूम बैचिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो ये आपका नॉमिनल मिक्स हो गया है। ठीक है, अब नॉमिनल मिक्स जो आपका होता है इसके अंदर आपके कुछ ग्रेड होते हैं। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं, तो वो देखते हैं अपन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, पहला कॉलम अपन बना लेते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के। भाई कंक्रीट का ग्रेड कौन कौन सा है आपका? ये टेबल आप याद रखना, डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला हमारा कॉलम हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट का। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा सीमेंट। तीसरा आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका फाइन एग्रीगेट का, और चौथा आपका आ जाएगा कोर्स एग्रीगेट का। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका कोर्स एग्रीगेट का आपका आ जाएगा। ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला कि नॉमिनल मिक्स जो आपका होता है M5 से आपका स्टार्ट होता है। M5 के बाद आपका कितना आता है? M7.5 आता है, फिर आपका M10 आता है, फिर आपका M15 आता है, और फिर आपका M20 आता है। क्लियर? M5, M7.5, M10, M15 हो गया आपका, और आपका क्या हो गया? M20 आपका हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करूं सीमेंट की, तो सीमेंट कितना आप लेते हो, मतलब इसके प्रोपोर्शन क्या है? तो ये आ जाएगा आपका 1:1:1:1। फाइन एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं तो देखो M5 में 5, M7.5 में आपका 4 आता है, M10 में आपका आ जाता है 3, और M15 में आपका आ जाता है 2, और M20 में आपका कितना आता है? हाफ, मतलब 1.5। ठीक है, 1.5, तो 1.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, CA जो आपका होता है, कोर्स एग्रीगेट जो आपका होता है, ठीक है, तो कितना होता है? देखो 10, 8, 6, 4, और यहाँ पे आएगा आपका 3। ठीक है, तो आपने ऐसा देखा होगा ना, बोलते हैं ना इस रेशियो में आप बना दो,
1:2:4, तो ये वही तो हो गया कि 1 पार्ट आपने सीमेंट का ले लिया, 2 पार्ट आपने सैंड का ले लिया, मतलब फाइन एग्रीगेट ले लिए, और 4 पार्ट आपका क्या आ गया, कोर्स एग्रीगेट आ गया। तो वही मैंने यहाँ पे आपको रेशियो बताए हैं कि M5 का रेशियो होता है 1:5:10, M7.5 का होता है 1:4:8, M10 का होता है 1:3:6, M15 का होता है 1:2:4, और M20 का होता है 1:1.5:3। ठीक है, तो ये रेशियो आपको याद रखना है, नॉमिनल मिक्स के आपके रेशियो यहाँ पर हो गए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डिजाइन मिक्स। क्या आता है आपका, डिजाइन मिक्स। अब डिजाइन मिक्स जो आप यूज करते हो ना, M20 के ऊपर के ग्रेड्स जितने भी हैं उनके लिए आप डिजाइन मिक्स का यूज करते हो। अब डिजाइन मिक्स का आप यूज क्यों कर पा रहे हो, तो डिजाइन मिक्स का यूज इसलिए कर पा रहे हैं कि भाई इसकी कैलकुलेशन है, एक साइंटिफिक बेस है कि ये जो प्रिपोर्शन यहाँ पे लिया जा रहा है वो किस बेसिस पे लिया जा रहा है। क्लियर, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन पर बेस्ड है। अच्छा, ये कैलकुलेशंस कैसे ली गई है, एज पर आईएस, एज पर आईएस 10262, 10262। क्लियर, और अगर ईयर भी पूछ ले आपसे तो ईयर भी याद रख लो 2009। क्लियर, डिजाइन मिक्स की जो कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो बैचिंग भी यहाँ पे बाई वेट ही लेना है, बाई वॉल्यूम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बैचिंग मस्ट बी बाई वेट, बैचिंग मस्ट बी बाई वेट। ठीक है, थर्ड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्वांटिटी ऑफ वाटर भी यहाँ पे फिक्स की गई है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो फिक्स्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो फिक्स्ड, ये भी आपकी फिक्स की गई है। ठीक है, नेक्स्ट डिजाइन मिक्स, डिजाइन मिक्स इज अलाउड फॉर, इज अलाउड फॉर M10 to M100, M10 to M100। क्लियर, मतलब M10 से आप M100 तक डिजाइन मिक्स कर सकते हो, आप ग्रेड प्रिपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप ग्रेड प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्लियर है यहां तक, एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आपका यहाँ पे चल रहा है ये।
ठीक है। अब यहाँ पे अभी अपन ने देखो जो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है ना, अभी अपन ने वो स्टार्ट नहीं हुआ है अपना, अभी हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझा है। ठीक है, क्या समझा? इंट्रोडक्शन अपन ने समझा है कि आरसीसी क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सीमेंट कंक्रीट अभी अपन ने देखा था, तो इसके अंदर आप डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने बताया था इट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, water and admixtures in proper proportion to achieve concrete of desired property at fresh and hardened state, यही बोला था। तो फ्रेश स्टेट में कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी होती है और हार्डन स्टेट में कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी होती है, अब अपने को ये डिस्कस करना है। ठीक है, क्या डिस्कस करना है अपने को करना है कि भाई फ्रेश कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी होती है और हार्डन स्टेट में आपका जब कंक्रीट जाता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। ठीक है, कल से सेम टाइमिंग पे आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से थोड़ा लाइव ज्वाइन कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने लाइव ज्वाइन नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो लाइव ज्वाइन कर लें आप। मिलते हैं कल की क्लास में फ्रेश और हार्डन स्टेट प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, थैंक यू।